हमारे पास सब्जेक्ट लेक्चर 1 है। कैलकुलस 3 का लेक्चर नंबर 1 है। हमारे सब्जेक्ट का जो टाइटल है उसका नाम है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में हम वेक्टर फंक्शंस के ऊपर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन करेंगे। हमारे पास होंगे वेक्टर फंक्शंस, उनकी हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वेक्टर कैलकुलस में पढ़ेंगे। अब पहले हमारे पास है कि वेक्टर फंक्शंस किस तरह के वेक्टर फंक्शंस होते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स टी, उनकी डायरेक्शन आई जे के दी हुई है और कंपोनेंट्स एक्स वाई और जी दिए हुए हैं हमारे पास। जी तक हैं ये 3 डायमेंशनल होंगे, अगर जी को ख़त्म कर दिया जाए वाई तक होंगे तो ये 2 डायमेंशनल हो जाएंगे। ये वेक्टर इसलिए हैं कि इनके आई जे के इनकी डायरेक्शन बताई हुई है, आई जे के डायरेक्शन बताई हुई है, इसलिए ये वेक्टर में चले जाते हैं। और ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। वेक्टर में हमेशा हम पैरामीट्रिक फॉर्म यूज़ करेंगे। ये टी दिया हुआ है ना, यहाँ पर ये टी दिया हुआ है तो टी शो करे ये हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म है और ये 3 डायमेंशनल में। अगर जी को ख़त्म कर दिया जाए तो ये 2 डायमेंशनल में चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पैरामीट्रिक कर्व कैसे होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि वेक्टर कैलकुलस या में हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सारी की सारी पैरामीट्रिक फंक्शंस के ऊपर पढ़ेंगे। पैरामीट्रिक वेक्टर फंक्शंस की चीज़ें पढ़ेंगे। अब पैरामीट्रिक कर्व किस तरह के पैरामीट्रिक कर्व होते हैं। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स दे दिए जाए एक्स और वाई, उनके हमारे पास क्या फंक्शन क्या होता है। स्केलर में आपके पास वैसे क्या फंक्शन था, वाई इज इक्वल टू एफ एफ एक्स फंक्शन होता है। इस तरह के अगर हम इसको पैरामीट्राइज कर दें, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इस तरह का फंक्शन होता है आपके पास। अगर इस फंक्शन को हम पैरामीटराइज कर दें कि y इज इक्वल टू एक्स या पे टी अप्लाई कर दें तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन हो जाएगा। और अगर हमने कहा कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ जाए, एक आ जाए एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ टी, इस तरह के 2 आ जाएँ तो उसे हम कर्व कहेंगे, पैरामीट्रिक कर्व कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, पैरामीट्रिक कर्व। और अगर 3 वेरिएबल्स आ जाएँ कि अगर एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी आ जाए, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी आ जाए एंड जी इज इक्वल टू एच ऑफ टी, 3 वेरिएबल्स आ गए हमारे पास एक्स वाई और जी, इनकी ये पैरामीट्रिक फॉर्म्स आ गई हैं एफ टी जी टी और एच ऑफ टी। तो इससे हम कहेंगे ये है कर्व इन स्पेस। स्पेस के अंदर ये कर्व्स हैं, कर्व इन स्पेस कहेंगे। 3 वेरिएबल्स आ गए हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि वेक्टर वैल्यू फंक्शंस कैसे होते हैं। उसको हमने आर वेक्टर से डिनोट किया। जो वेक्टर वैल्यू फंक्शंस जितने भी होंगे उनको आर वेक्टर से डिनोट किया। आर वेक्टर ऑफ टी लिखा क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि हमारे पास सारे के सारे कैलकुलस में, वेक्टर कैलकुलस में जो हम कर्व्स लेंगे वो पैरामीट्रिक कर्व्स होंगे। उसके बाद ये कंपोनेंट लिखे हैं इसके एक्स वाई और जी, ये वाले हमारे पास यहाँ पे आई जे के शक्ल में थे, इसी को हम कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिए, एक्स वाई और जी की फॉर्म में लिख दिए। ये कंपोनेंट फॉर्म है, वो आई जे के फॉर्म है और ये कंपोनेंट्स फॉर्म है। ये हमारे पास एक्स वाई जी यही वाले पैरामीट्रिक कर्व्स वाले एक्स वाई हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास वो इसी के आगे आई जे के फॉर्म लिखी है। ये कंपोनेंट्स थी तो इनके आगे हमने आई जे के फॉर्म लिख दिया। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारे पास एग्जांपल है एक टी है, टी स्क्वायर है, टी क्यूब है, ये कंपोनेंट शक्ल दी हुई है। इसमें पहले वाला एक्स है, पहले वाला एक्स आ गया, सेकंड वाला वाई आ गया, थर्ड वाला जी आ गया। ये बात आपको यहाँ बताएगी। नेक्स्ट हमने ग्राफ ऑफ वेक्टर वैल्यू फंक्शंस के वेक्टर फंक्शंस आपके पास कोई भी है 3, इनका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे अब टी की डिफरेंट वैल्यूज़ देके। पहले हमने कहा कि हम अगर टी की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंस रेडियस फैक्टर आते जाएंगे। अगर आप टी को 0 पुट करोगे तो आपके पास पहला रेडियस फैक्टर आ जाएगा, टी को 1 पुट करेंगे तो दूसरा रेडियस फैक्टर आ जाएगा, टी को 2 पुट करेंगे तो तीसरा रेडियस फैक्टर आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो चौथा रेडियस फैक्टर आ जाएगा एंड अप टू सो ऑन पुट करते जाएंगे, टी को वैल्यूज़ देते जाएंगे, हमारे पास रेडियस फैक्टर आते जाएंगे। और देखिए पहले हमने टी को वैल्यू 0 दी, ये एक रेडियस वेक्टर आ गया। फिर हमने टी को वैल्यू 1 दी, ये दूसरा रेडियस वेक्टर आ गया। फिर वैल्यू 2 दी, तीसरा रेडियस वेक्टर आ गया। फिर वैल्यू 3 दी, चौथा रेडियस वेक्टर आ गया। इसी तरह अप टू सॉन आगे आपके पास रेडियस वेक्टर आते जाएंगे। जितनी वैल्यूज़ देते जाएंगे उतने रेडियस वेक्टर आते जाएंगे। अब हमने कहा कि अगर हम इन रेडियस वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट्स को ज्वाइन करें, ये इनके टर्मिनल पॉइंट्स हैं, अगर इन टर्मिनल पॉइंट्स को ज्वाइन करें हम तो हमने कहा हमारे पास लेट से कुछ इस तरह का कर्व बनता है। टर्मिनल पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद कुछ इस तरह का कर्व बनता है। इन जनरल हम इसे आर वेक्टर ऑफ टी का नाम दे देते हैं कि इस तरह का कोई कर्व बनता है, उसे आर वेक्टर ऑफ टी नाम दे दिया हमने, जनरल नाम उसे आर वेक्टर ऑफ टी दे दिया। ये आर वेक्टर ऑफ टी एक पैरामीट्रिक कर्व्स है। इन सारे कर्व्स के टर्मिनल पॉइंट्स को ज्वाइन किया, एक कर्व बना, उस कर्व को हमने कह दिया कि वो आर वेक्टर ऑफ टी है। ये एक पैरामीट्रिक कर्व है इन 2 डायमेंशनल, पैरामीट्रिक कर्व है इन
टू डायमेंशनल, ये हमने एक्स और वाई प्लेन के ऊपर लिया ना, यहाँ पे ये एक्स है और यहाँ से ये वाई की है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर लिया है, तो ये पैरामेट्रिक कर्व है इन टू डायमेंशनल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास एक वेक्टर है 2 cos t i माइनस 3 sin t j और लिमिट दी हुई है 0 से लेकर 2 पाई तक। नॉर्मली लिमिट्स दी होंगी, अगर आपको लिमिट्स ना दी हों तो आपको पता है कि cos और sin की लिमिट होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। cos और sin की लिमिट होती है सेट ऑफ, डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स cos और sin की। इसी तरह इनकी रेंज होती है वो -1 के दरमियान रहती है, लेकिन यहाँ पे आपको डोमेन बताई हुई है कि वो 0 से लेकर 2 पाई तक है। अगर ना बताई हो डोमेन तो साइन और कॉस की डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यहाँ पे हमें गिवन है। अब हमारे पास ये x है और ये वाली चीज़ 3 sin t y है, x और y आ गया। अब यहाँ पे हमने अपनी डोमेन में से वैल्यूज़ पुट की हैं x और y की जगह पे हमारे पास रेडियस वेक्टर आ गया। पहले हमने x को 0 पुट किया तो आर नॉट रेडियस वेक्टर आ गया, x को 0 पुट किया 2 आ गया, साइन को 0 पुट किया साइन 0 0 होता है, 2 और 0 कंपोनेंट्स आ गए। इसी तरह t किया पे हमने x और y में t किया पे पाई बाई 2 पुट किया, फिर पाई पुट किया, पाई बाई 4 पुट किया, पाई बाई 24 अप टू सन वैल्यूज़ पुट करते गए हैं, हमारे पास ये कंपोनेंट्स आते गए हैं। अब इन्हीं कंपोनेंट्स को हमने ग्राफ ड्रा करना है। टू डायमेंशनल में एक्स और वाई, तो टू डायमेंशनल में इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। पहले एक्स की वैल्यू 2 है हमारे पास, यहाँ पे वाई 0 है, एक्स की वैल्यू 2 वाई, यहाँ पे वाई 0, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर एक्स की वैल्यू 0 है, वाई -3 है, ये नीचे पॉइंट आ गया -3, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई। उसके बाद एक्स की वैल्यू जो आपके पास -2 है, इधर कोई पॉइंट आ गया, एक्स की वैल्यू -2 एंड वाई 0 है। उसके बाद थर्ड है, एक्स की वैल्यू कोई 1.9 इधर है और वाई की वैल्यू आपके पास कोई इस तरफ वैल्यू आ गई है। उसके बाद और वैल्यूज़ ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, मीन्स कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया है, इधर गए हैं, इधर गए हैं, फिर इधर गए हैं, वापस आए हैं, तो ये आपके पास एक इलिप्स की शेप बन गई है। अब इलिप्स की शेप किस तरह की शेप बनी है इलिप्स की, ये हम कैसे पता चलेगा हमें? हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है x इज इक्वल टू 2 cos t एंड y इज इक्वल टू -3 sin t, क्वेश्चन में गिवन है। हमने यहाँ से cos t की वैल्यू निकाली जो कि x/2 बनी है, और यहाँ से sin t की वैल्यू निकाली जो कि -y/3 बनी है। अब हमने एक आइडेंटिटी यूज़ की है कि cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर ऑफ t इक्वल टू 1 होता है। इसमें वैल्यूज़ पुट की हैं तो ये x² 4 प्लस y²/9 इक्वल टू 1, तो ये वाली एलिप्स बनी है हमारे पास। हमारे पास ये जो ग्राफ बना है वो एक एलिप्स का ग्राफ बना है। कौन सी एलिप्स का ग्राफ बना है? ये वाली एलिप्स का ग्राफ बना है। ये हमने कैसे निकाला है? अपने क्वेश्चंस में एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ दी हुई थी वहीं से हमने ये वाली एलिप्स की इक्वेशन निकाली है। अब हमारे पास है नेक्स्ट एग्जांपल है कि हमने कर्व स्केच करना है 4 cos t 4 sin t और t, ये x y और z तीन दिए हुए मीन्स कि ये स्पेस में है कर्व। हमारे पास x का कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट है एंड z कंपोनेंट है, स्पेस में है। और हमने यहाँ पे t को वैल्यूज़ पुट किए हैं, पहले t को 0 पुट किया, फिर पाई बाई 2 पुट किया, पाई पुट किया, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई पुट किया। वैसे तो हमारे पास cos और sin की जो डोमेन जो होती है वो इसकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है, और जो रेंज होगी वो कॉज और साइन की -1 से 1 के दरमियान। मीन्स कि हमारे पास कॉज और साइन की डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या होती है हमारे पास? -1 से 1 के दरमियान में रहेगी रेंज। डोमेन में से जो मर्ज़ी वैल्यूज पुट करें, रेंज -1 से 1 के दरमियान होगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 cos t है और 4 sin t है, मीन्स के इस साइन और cos की जो रेंज आई है -1 से 1 के दरमियान, उसके साथ 4 मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसके साथ अगर 4 मल्टीप्लाई करें तो -4 <1 <4। अब ये हमारे पास रेंज बन गई है। हमारे पास रेंज ये होती है कॉज और साइन की, लेकिन क्वेश्चन में हमें कॉज साइन के साथ 4 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हमने दोनों तरफ इसके 4 मल्टीप्लाई किया, तो अब ये न्यू रेंज हमारे पास बन गई है। हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो -4 से लेके 4 के दरमियान होगा। अब यहाँ पे हमने t को वैल्यूज़ पुट की हैं इसमें, तो x, y और z की वैल्यूज़ आ गई हैं, ये हमने निकालनी। x की वैल्यू भी निकाली, t को 0 पुट किया, इसमें x की वैल्यू 4 आ गई, cos 0 1 होता है। साइन को 0 पुट किया, साइन 0 0 होता है, x y की वैल्यू 0 आ गई। इसी तरह t z की वैल्यू भी 0 आ गई। बाकी ये सारी वैल्यूज़ हमने ऐसे कैलकुलेट कर ली। अब इन्हीं वैल्यूज़ का हमने ग्राफ बनाना है।
3 डायमेंशनल ग्राफ है स्पेस में। एक्स, वाई एंड जी। अब पहले देखें, जब वैल्यू टी की 0 है, x4 है, पहला पॉइंट है हमारे पास x4, 0 एंड 0, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है 0, 4 π/2। तीसरा पॉइंट है -4, 0 और पाई। चौथा पॉइंट है 0, -4 एंड 3 π/2। उसके बाद पॉइंट है 4, 0 और 2 पाई। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को हमने यहाँ पे प्लॉट करना है। अब x की वैल्यू 4 है, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, ये x की वैल्यू 4 है पहले पॉइंट में। y और z 0, तो x एक्सिस पे y और z 0, ये हमारे पास आ गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखें, दूसरे पॉइंट में हमारे पास x 0 है, y 4 है, y 4 इधर आ गया, और z की वैल्यू π/2 है, z की वैल्यू यहाँ π/2 कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट कौन सा है? इसको अगर यहाँ से हम ज्वाइन करें, यहाँ से चलें इस पॉइंट से, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया हमने, और ये z की वैल्यू π/2 पे जाएगा, तो ये यहाँ तक आ गया, ऐसे आ गया ये। अब थर्ड पॉइंट देखें, x की वैल्यू -4 है, इधर x एक्सिस पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू -4 आ गया, y 0 है और z पाई है, π/2, यहाँ पे पाई कर लेते हैं। -4 से ये पाई को कट करेगा, यहाँ पर पाई पे कट करेगा। उसके बाद ये वाला पॉइंट x की वैल्यू 0 है, y -4 है, y -4 किधर, इधर y पॉजिटिव है, इस तरफ y -4 रहेगा, यहाँ पर -4 है y -4 है, एंड z की वैल्यू 3 π/2 है, ये पाई आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 3 π/2, और ये -4 तक जाएगा आपके पास, यहाँ से -4 तक गया, यहाँ से -4 तक गया। अब यहाँ से ये कट करेगा और ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ से कट करके ऊपर गया 3 π/2 पर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, x4 है, y 0 है, x4 क्या है, ये x4 है, ये यहाँ से आएगा पॉइंट, यहाँ इस तरफ जाएगा, एंड वहाँ पे 2 पाई वैल्यू है आपके पास। ये यहाँ से घूम के यहाँ 4 तक जाके, यहाँ से घूम के दोबारा इधर 2 पाई पे आ जाएगा। तो आपने देखा आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ बना है। किस तरह का ग्राफ बना है? यहाँ से क्या, इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा आपके पास से। ये वाला ग्राफ इस तरह का ग्राफ बनेगा, और इस तरह का ग्राफ जब भी बनेगा तो हमने कहा वो ग्राफ हमारे पास हेलिक्स के ग्राफ होंगे। एक और एग्जांपल देखें, 2 cos t, sin t और 3t लिया हुआ है। डोमेन हमें बताया हुआ है कि 0 से लेके 2 पाई तक होती है। अब हमने जब अपनी रेंज हमें पता है cos और sin की -1 से 1 के दरमियान होती है, लेकिन इधर 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, मीन्स के ये 2 से लेके 1 तक इसकी रेंज जा सकती है। क्या होती है हमारे पास रेंज? -1 से लेके 1 तक होती है, लेकिन क्वेश्चन में 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, मीन्स के -2 से लेके आपके पास 1 तक जा सकती है, मैक्सिमम रेंज यहाँ तक जा सकती है, मतलब ग्राफ हमारा -2 से 1 के दरमियान में रहेगा। अब यहाँ पर t की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके हमने ये इक्वेशंस, ये वैल्यूज़ निकालनी है पूरी की पूरी। अब इन वैल्यूज़ को हमने प्लॉट करना है। पहले पॉइंट क्या आ गया, पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला पॉइंट आ गया x की वैल्यू 2 है, 0 और z भी 0। सेकंड पॉइंट x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 3 π/2 है। थर्ड पॉइंट x की वैल्यू -2 है, y 0 है एंड z 3 पाई है। उसके बाद पॉइंट है x 0 है, y 1 है और z 9 π/2 है। लास्ट पॉइंट हमने निकाला है x 2 है, y 0 है, z 6 पाई है। अब इसको हम प्लॉट करेंगे वैल्यूज़ को। इधर x कर लेते हैं, ये y आ गया और इस तरफ z आ गया। अब पहला पॉइंट देखें, x2 है, y और z 0 है। ये पॉइंट आपके पास इधर आ गया, x की वैल्यू 2, ये पहला पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट कौन सा है? x 0 है, y 1 है, यहाँ कर लेते हैं, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया, और z की वैल्यू 3 π/2 हो गई। अब यहाँ से 3 π/2 कर लेते हैं।
अब ये यहाँ से जाएगा, z की वैल्यू 3π/2 तक आया है यहाँ तक। उसके बाद थर्ड पॉइंट x की वैल्यू -2 है और z की वैल्यू 3π है। इधर x पॉजिटिव है तो ये बैक साइड पे जब जाएगा x की वैल्यू -2 होगी। यहाँ तक ये आ गया पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है ना, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। और ये कौन सी z की वैल्यू पे कट कर रहा है, 3π पे, मीन्स के ये 3π तक आ गया पॉइंट यहाँ तक। उसके बाद हम आगे गए हैं, x की वैल्यू 0 है, y 1 है, y 1 है, x 0 है एंड z की वैल्यू 9π/2 है। ये वाला पॉइंट वापस आ गया। यहाँ पे कर लेते हैं 9π/2 और वापस यहाँ पर हमें 6π है। अब ये वाला पॉइंट ड्रा कर रहे हैं, x 0 है, y 1 है। ये वाला पॉइंट दोबारा वापस आएगा और z की वैल्यू 9π/2, मीन्स ये -2 तक जाके मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है ना। यहाँ से क्रॉस करेगा ये, यहाँ से ये जाएगा ये -1 तक, -1 से फिर ये 9π/2 पे क्रॉस करेगा। 9π/2 से फिर नेक्स्ट पॉइंट x2 है, y 0 है, x2 है, इधर से ये 2 तक जाएगा, मैक्सिमम 2 तक जा सकता है। 2 से जाके फिर ये अपने आप को क्रॉस करेगा और ये 6π पे आ गया। यहाँ से 6π पे कट कर है, ये 6π पे आ गया। देखिए किस तरह का ग्राफ बन रहा है आपके पास, ये हेलिक्स का ग्राफ है आपके पास। साइन और कॉस जहाँ पे भी आएंगे वहाँ पे इस तरह का ही कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा आपके पास। हेलिक्स के ग्राफ इस टाइप के बनेंगे आपके। ये चीज़ हमने जो रेंज निकाली है ना यहाँ से, ये बताती है कि मैक्सिमम -2 से लेके 1 तक जा सकता है हमारे पास ग्राफ। इधर से -2 से लेके यहाँ से और यहाँ से 1 तक जा सकता है। इसके दरमियान में ग्राफ रहेगा, इससे आगे और पीछे नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास रेंज -2 से 1 तक है। अब है स्पेस कर्व। स्पेस कर्व क्या होते हैं? स्पेस कर्व इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर रिलेटिव टू द फिक्स्ड रीजन एक्सप्रेस एज द फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। स्पेस वर्क कहता है कि स्पेस कर्व क्या कहता है कि आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स मिलाए हैं आपने, आपके पास एक कर्व बन गई, पॉइंट से पॉइंट मिलाते जा रहे हैं, एक कर्व बन रही है। हमने कहा एक लाइन है जो कि इन पॉइंट्स से के अंदर से पास हो रही है। पॉइंट से पॉइंट्स को हमने मिलाया, बहुत सारे पॉइंट्स से आपस में मिलके उन्होंने एक कर्व बना दी। उसके बाद हमने कहा कि एक लाइन है जो कि इन पॉइंट्स के अंदर से पास हो रही है। तो इन पाथ ऑफ पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, या कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स कह लें या पाथ ऑफ पॉइंट्स। इन पॉइंट्स ने मिलके एक पाथ बनाया, लाइन के लिए एक पाथ बनाया, या आप कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स ने मिलके आपके पास एक कर्व बनाया। तो ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है ना, इसे हम लोकस कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? लोकस कहेंगे। कि एक बहुत सारे पॉइंट्स से मिलके आपके पास एक कर्व बनाया, कर्व के अंदर से एक लाइन पास हो रही है और वो एक हमारे पास रास्ता बन गया ना, कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाने का, इस जगह से लेके इस जगह पे जाने का एक रास्ता बन गया, पाथ बन गया। तो हम इसी पाथ को लोकस कहेंगे, या इन जनरल आप कह सकते हो कि लोकस आपके पास जो होगा वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होगा या पाथ ऑफ पॉइंट्स होगा, लोकस। अब यही चीज़ हमारे पास कह रहा है डेफिनेशन में, स्पेस कर्व की डेफिनेशन में कह रहा है कि एक फ़िक्स्ड पॉइंट आपके पास ओरिजिन है, वहाँ से आपने एक ड्रा किया पॉइंट P, एक लाइन ड्रा की उस पॉइंट P तक, फिक्स पॉइंट ओरिजिन से एक लाइन ड्रा की इस पॉइंट P तक, और इस लाइन को पोजीशन वेक्टर R वेक्टर का नाम दे दिया। अब यहाँ पर ये पॉइंट है, जब ये पॉइंट इस तरफ मूव करेगा तो ये पूरी लाइन इस तरफ चली जाएंगी, ये सारे पॉइंट्स इस तरफ चले जाएंगे। इस तरफ मूव करेगा तो ये इस तरफ आ गया, मीन्स के पहले यहीं पे खड़ा रहा है। फिर जब ये लाइन इस तरफ गई है हमारे पास, पहले यहीं पर है, फिर इधर इसने इधर मूव किया, ये आ गया, फिर इसने उधर मूव किया तो ये वाला आ गया, एक ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बन गया। फिर इस पॉइंट ने यहाँ पर आने के बाद इस पॉइंट ने फिर इधर मूव किया, एक ये वाला पॉइंट बन गया, फिर इधर मूव किया, ये वाला पॉइंट बन गया। मतलब ये आपके पास जो पॉइंट है इधर भी मूव कर सकता है और इधर भी मूव कर सकता है।
जब ये इधर उधर मूव करता जाएगा तो आपके पास कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएंगे, पास पास इसके बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएंगे आपके। तो जब इन पॉइंट्स को अब टर्मिनल पॉइंट्स को आप मिलाओगे एक कर्व बन जाएगी आपके पास। तो स्पेस कर्व यही कहता है कि ये जितने भी आपके पास कर्व्स बन रही हैं, ये कर्व बन गई, पॉइंट बन गया यहाँ पे एक, ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बन गया, इसके जितने भी आपके पास पॉइंट्स बनेंगे, ये जितने भी आपके पास कर्व्स बन रही हैं, वेक्टर्स बन रहे हैं, ये x1 वेक्टर नाम दे दो, इसको x2 वेक्टर नाम दे दो, x3 वेक्टर, x4 वेक्टर, x5 वेक्टर, ये जितने भी आपके पास वेक्टर बनते जा रहे हैं, स्पेस कर्व कहता है कि ये सारे के सारे वेक्टर किसी एक पैरामीटर पे डिपेंड करने चाहिए। मीन्स x1 पैरामीटर आपके पास थीटा पे डिपेंड करें, x2 भी थीटा पे डिपेंड करें, x3 भी थीटा पे डिपेंड करें, x4, जितने भी आपके पास ये वेरिएबल्स बनेंगे, ये वेक्टर्स बनेंगे, x1, x2, x3, x4, x5, x6 अप टू सो ऑन, जितने भी ये रेडियस वेक्टर्स बनते जाएंगे वो सारे के सारे किसी एक पैरामीटर पे डिपेंड करें। अगर x1 आपके पास t पे डिपेंड कर रहा है तो उसके बाद जितने भी पैरामीटर्स होंगे x2, x3, 4, 5 वो सारे के सारे t पे डिपेंड करें। फॉर एग्जांपल कहता है कि अगर आपके पास इक्वेशन है x इज़ इक्वल टू a cos t, अगर x पैरामीटर t पे डिपेंड कर रहा है तो y पैरामीटर भी t पे डिपेंड करे, ये कहता है। या अगर आपके पास x पैरामीटर जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो y पैरामीटर भी थीटा पे डिपेंड करे। मीन्स जितने भी वेरिएबल्स आए वो किसी एक पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करने चाहिए। ये हमारे पास स्पेस कर्व है। अब है कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शन क्या कहता है कि लेट एफ टी बी अ फंक्शन, देन अगर एफ टी आपके पास कोई भी फंक्शन है, देन वो कहता है कि टी नॉट जो है ना वो उस फंक्शन की जो डोमेन होनी चाहिए ना वो वेल डिफाइन होनी चाहिए। या इस तरह से कह लो कि जो पॉइंट टी नॉट है ना वो उस फंक्शन की डोमेन को सेटिस्फाई करे। लाइक अगर आपके पास फंक्शन, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स या एफ टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमने कह दिया है कि इसकी जो डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। कोई भी पॉइंट आप ले लें वो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स कि इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। लेकिन अगर ये इस तरह से ले लिया जाए x-1 1/x-1, तो अब अगर एक पॉइंट टी नॉट में 1 लूँ तो क्या 1 इसको सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 1/1 - 1 तो 1/0 तो अनडिफाइन हो गया। तो 1 तो इसकी डोमेन में शामिल नहीं होगा पॉइंट। डोमेन क्या होगी कि जहाँ पे ये फंक्शन जो है वो एरर क्रिएट कर रहा है, डिफाइन नहीं हो रहा, वो पॉइंट उसकी डोमेन में से निकाल देते हैं। जैसे 1 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है तो रियल नंबर में से माइनस कर दिया हमने 1, ये इसकी डोमेन बन गई। ये क्या बन गई? डोमेन। अब कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन यही है कि आपके पास जो भी डोमेन हो उस पर फंक्शन आपका वेल डिफाइन होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि लिमिटिंग वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। क्या होना चाहिए? लिमिटिंग वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। ये आपके पास दूसरी कंडीशन है कि अब जब टी नॉट को लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से ऑपरेट करते हो तो वो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन लिया t(i) + 3j -1 - t(k) लिया, इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, तमाम के तमाम रियल नंबर्स पे डिफाइन है। इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे ये फंक्शन डिफाइन ना करे। इसकी फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। अब पहले हमने अपनी पहली कंडीशन देखी, कोई भी पॉइंट इसमें फंक्शन में पुट किया, पहले हमने एग्जैक्ट वैल्यू चेक की है। टी नॉट है ना, यहाँ पे हमने टी नॉट को 2 कह दिया, 2 इसमें पुट किया, ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने लिमिटिंग वैल्यू चेक की है, इस फंक्शन पे लिमिट लगाई। इसका मतलब है टी अप्रोच कर रहा है 2 को फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड से, तो इसमें पुट किया, ये इक्वल आ गया। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल थी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो हमने कह दिया कि कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक कर ली हमने। अब एक और एग्जांपल कह रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ टी इज़ द वेक्टर फंक्शन। टी की ऐसी कौन सी वैल्यूज़ होगी जिस पे ये पूरा वेक्टर फंक्शन कंटिन्यूस हो, एक्स भी, वाई भी और जी भी, पूरा का पूरा वेक्टर फंक्शन टी की कौन सी वैल्यूज़ पे कंटिन्यूस होगा। अब हमने पहले कंपोनेंट्स लिखे,
जैसे पीछे आपको बताया कि पहले वाला कंपोनेंट F1 कह दिया हमने, दूसरे वाले को F2 कह दिया, तीसरे वाले को F3 कह दिया कंपोनेंट। अब पहले इसकी डोमेन निकालनी है, फिर इसकी निकालनी है, फिर इसकी निकालनी है डोमेन। उसके बाद हमें चूँकि इस पूरे के पूरे फंक्शन की डोमेन चाहिए, तो पूरे के पूरे फंक्शन की डोमेन लेने के लिए हम इन तीनों की डोमेन का इंटरसेक्शन ले लेंगे। अब पहले साइन टी की डोमेन निकाली, साइन टी की डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। उसके बाद दूसरा फंक्शन आया हमारे पास ये। अब ये हमारे पास टी की कौन सी वैल्यूज़ पे एरर कर रहा था, जब टी 1 पुट करते हैं तो ये एरर कर रहा था, तो इसकी डोमेन में से हमने 1 निकाल दिया। या टी डज नॉट इक्वल टू 1 कि टी 1 नहीं हो सकता, 1 के अलावा कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब तीसरा फंक्शन है कि नेचुरल लॉग ऑफ टी। अब नेचुरल लॉग हमें पता है कि वो पॉजिटिव वैल्यूज़ पे डिफाइन होता है, ना नेगेटिव वैल्यूज़ पे डिफाइन होता है, ना ज़ीरो पे डिफाइन होता है। इसकी डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर्स होती हैं। अब हमारे पास ये डोमेन आई है कंपोनेंट्स की, लेकिन हमें कंपोनेंट्स की डोमेन नहीं चाहिए, हमें पूरे के पूरे फंक्शन की डोमेन चाहिए। तो इन तमाम कंपोनेंट्स की डोमेन का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। क्या लिया? F1 ऑफ टी इंटरसेक्शन F2 ऑफ टी इंटरसेक्शन द डोमेन ऑफ F3 ऑफ टी। F1 ऑफ टी की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स थी, यहाँ से साइन की। F2 ऑफ टी की डोमेन जो थी हमने रियल नंबर में से माइनस कर दिया था 1, या 1 नहीं हो सकता, 1 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। और तीसरी डोमेन थी हमारे पास टी ग्रेटर दैन 0। जब हमने इंटरसेक्शन देखी तो हमने कहा कि या टी हमारे पास 0 नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता। इंटरसेक्शन ली ना, इसमें तमाम रियल नंबर से 0 और 1 भी, और इसमें से 1 निकाल दिया, इसमें से 0 निकाल दिया। इंटरसेक्शन लेने के बाद हमने कहा कि टी वो वैल्यूज़ टी की जो कि 0 से बड़ी हो और 1 के इक्वल ना हो। ये हमारे पास इन तीनों की कॉमन इंटरसेक्शन आ गई। तो ये इंटरसेक्शन आई है और यही हमारे पास फंक्शन की वो होगा, डोमेन होगी, जिस पे हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। इन दोनों वैल्यूज़ के अलावा हर पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन जो होगा पूरा का पूरा कंटिन्यूस होगा। और तीसरा है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी स्पीड एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर वैल्यू फंक्शन। हमारे पास एक वेक्टर वैल्यू फंक्शन दिया हुआ है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस वाई ऑफ टी। 2 डायमेंशनल वेक्टर फंक्शंस दिए हुए हैं हमें। अब हम इसका अगर इस पूरे का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी आएगी, अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा, अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो स्पीड आ जाएगी। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया इसने तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब इसी का सेकंड डेरिवेटिव लिया तो एक्सेलरेशन आ गया। अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम कि एक्स डैश ऑफ टी स्क्वायर प्लस वाई डैश ऑफ टी होल स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो स्पीड आ जाएगी। ये देखिए, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकाली हमने तो वो स्पीड आ गई। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है हमें कि आर वेक्टर ऑफ टी हमारे पास टी आई कैप प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 4 जे कैप दिया हुआ है, 2 डायमेंशन दिया हुआ है। इसकी वेलोसिटी कैसे निकाली? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका डेरिवेटिव लिया 1 आ गया, आई कैप आ गया। इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, 2t आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, टी बचा, 4 कांस्टेंट है, इसका 0 आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव लेने से वेलोसिटी आ गई। अब एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है, अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन आ गया कि हमने उसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 1 प्लस आई प्लस जे कैप, ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव आई प्लस टी जे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसी का सेकंड डेरिवेटिव लिया तो ये टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ख़त्म हो गया, ये 1 आ गया, और आई यहाँ कांस्टेंट है, इसका कोफिशिएंट इसका 0 हो गया, तो यहाँ बस जे बचा हमारे पास। ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। अब स्पीड फाइंड आउट करनी है, अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो स्पीड बन जाएगी। इसी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकाली हमने, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस